बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पढ़ें जी, लिखें जी FAR 2 चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 है इंटेंजिबल एसेट्स IS 38। इंटेंजिबल एसेट्स IS 38। मुश्किल नहीं है बेटा, FAR 2 मुश्किल नहीं है। आपको ऐसे लगेगा तुम तो हमेशा ही यही कहते हो। R1 का पेपर आप देकर आए और आपसे वादा था कि टेस्ट मुश्किल होंगे, मॉक मुश्किल होंगे, टेस्ट सीरीज मुश्किल होगी, पेपर आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा और अल्लाह ने पेपर आसान लगवाया। आप अपने सीनियर R2 से पूछ सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया कि उन्हें R2 कैसा लगा। इंशाल्लाह वो आपको कहेंगे R1 से भी आसान लगा। लेकिन शर्त क्या है, उन्होंने छुट्टी नहीं की, वीकली टेस्ट दिए, असेसमेंट दी, टर्म टेस्ट दिए, मॉक सीरीज़ दी, तो उन्हें R2 आसान लगा। ये मार्केट में र्यूमर है कि R2 जो है वो मुश्किल पेपर है पूरे कैफ का, ये सिर्फ र्यूमर है। और र्यूमर उनके लिए है जो CA को CA की तरह नहीं चलते। CA को CA की तरह मेरे बच्चों लेके चलोगे तो R2 भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट IS 38 कज़न है ये IS 16 का। PP इसका इंटेंजिबल का बड़ा भाई है। PP इंटेंजिबल का, तो लिख लें PP बड़ा भाई है, इंटेंजिबल छोटा भाई है। PP बड़ा भाई है और इंटेंजिबल छोटा भाई है। नजर आ जाए ना इंसान को तो तसल्ली हो जाती है कि यार नजर आ गया। नजर ना आए ना तो इंसान डाउट में रहता है यार। इसलिए कायनात में, दुनिया में इस वक्त 7 अरब लोग हैं। कुछ को अल्लाह की निशानियां नजर आती हैं और कुछ को नजर, जिन्हें अल्लाह की निशानियां अल्लाह पाक खोल दे और नजर आ जाए उनका ईमान बन जाता है। और जिन बेचारों को अल्लाह की निशानियां नजर ना आए उनका ईमान नहीं बन पाता। ऐसे ही PP कंपैरेटिवली नजर आने वाली चीज है और इंटेंजिबल नजर ना आने वाली चीज है। तो आपने सिर्फ इसका एक इमेजिन बनाना है, एक पिक्चर बनानी है कि हाँ यार ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये एक नॉन करंट एसेट है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट होता है। पिछली टर्म से पहले बहारें अच्छी थी, क्यों? ओपन बुक पेपर था, स्टैंडर्ड ले जाने की इजाज़त थी। पिछली टर्म से स्टैंडर्ड ले जाने की इजाज़त ख़त्म हो गई। टीचर पे बर्डन ज़्यादा आ गया और स्टूडेंट पे बहुत ही ज़्यादा आ गया, क्योंकि पहले जब पढ़ाते थे ना स्टैंडर्ड तो बच्चा बातें करता रहता था, मैसेज देखता रहता था अपने, क्यों? ओपन बुक है, जाऊंगा खोलूंगा और लिख दूंगा। अब उसने कहा चल बेटा मैं तेरा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ, आइंदा से तू बुक लेकर नहीं आएगा। तो अब जो कुछ लेके जाना है इधर लेके जाना है। और दिमाग में मेरे दोस्तों आपको पता है कैसी कैसी खुराफात हमारे दिमाग में आई हुई है माशाल्लाह। फेसबुक है और यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। ये सारी बीमारियों के बावजूद आपने इस पूरे स्टैंडर्ड को याद करना है। लिख लिया, नॉन इंटेंजिबल एक नॉन करंट एसेट है। आए जी, ये हैं अटेम्प्ट्स और ये हैं इनके क्वेश्चन नंबर और ये हैं इनके मार्क्स। स्टूडेंट की बीमारी है, जब हम थे जब हमें भी ये बीमारी थी कि इससे पहले की सारी अटेम्प्ट्स तो आसान तरीन है, जो मेरी अटेम्प्ट होती है वो दुनिया की मुश्किल तरीन अटेम्प्ट होती है। तो ये सारी आसान अटेम्प्ट्स हो चुकी बेटा। इसके बाद जो आपकी अटेम्प्ट है ना वही जो है वो जानलेवा अटेम्प्ट है, बकौल आपके। लेकिन सारी अटेम्प्ट एक जैसी होती है, 19-20 का फर्क होता है। स्प्रिंग 24 में भी आया है, कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। हाँ, पिछले अटेम्प्ट में इसने माशाल्लाह भरपूर किस्म का पेपर दिया था, पूरा नोट बनाने को कहा था 19 नंबर का, ठीक है। इसका मतलब कोई अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें इंटेंजिबल वो टेस्ट ना करता, ठीक है। 100 लेक्चर है, ठीक है, और तकरीबन 14 या 15 लेक्चर्स की ग्रेवी होती है, तो टोटल कितने बन गए? 115। 100 की तुमने फीस दिया, ऊपर जितना दूंगा वो आपके लिए ग्रेवी, और ग्रेवी में इंसान का जितना हाथ खुला हो उतना ही अच्छा है, ठीक है भाई। चलो, स्प्रिंग 24 में कितने मार्क्स? 10, 19
8 5 7 8 15 15 14 10 16 7 बच्चियां यहां ढूंढ रही हैं। लेवल है बच्चियों का, बच्चियों यहाँ पे है, मेहरबानी तुम्हारी, जागो, शाबाश, ठीक है। फिर 14 10 16 7 3 12 16 15 4 और 5, एवरेज आप इसे 10 पे रखें। एवरेज कितने पे रखें? 10 पे। और 10 का मतलब 10 लेक्चर या 11 लेक्चर, क्योंकि एक लेक्चर 1%, एक लेक्चर 1%, तो तकरीबन 10 से 12 दिन में आपका इंटेंजिबल का एरिया कवर होगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। आ जाए भाई, IS 38 एसेट को नहीं डिफाइन करूंगा, पता है एक रिसोर्स होता है, ऑनर जो एंटिटी है वो कंट्रोल करती है, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगी और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पॉइंट आएगा यहां पर कंट्रोल ऑफ एसेट पर, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। कंट्रोल ऑफ द एसेट क्या है? Company has the power to obtain the future economic benefit flowing from the underlying resource and can also restrict the access of others to those benefits. हम दोस्त के घर से खाना खा के आ जाएं और घर में बिरयानी बनी हुई हो, वो भी मटन बिरयानी, तो क्या कहते हैं? मेरा हिस्सा किधर है? अपनी प्लेट लेंगे और अपने कमरे में ले जाएंगे, ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। छोटा भाई आके कहते भाई मैं खा लूं, तो क्या कहोगे? खामोश, बदतमीज, हद अदब। इसका मतलब तुम उसे क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं खुद यूज कर सकूं वो भी मेरा कंट्रोल, और अगर मैं अपनी पावर यूज करते हुए किसी को उसके इस्तेमाल से रोक सकूं तो ये भी मेरा कंट्रोल। तो कंट्रोल में कितनी चीजें? दो, फ्रीडम टू यूज और दूसरा फ्रीडम टू रिस्ट्रिक्ट। तो लिखें, कंट्रोल के दो एलिमेंट्स होंगे मेरे बच्चों, फ्रीडम टू यूज, फ्रीडम टू रिस्ट्रिक्ट। खुद भी इस्तेमाल कर सकता हूं और दूसरों को इस्तेमाल से रोक भी सकता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब तो बड़े हो गए हो इंशाल्लाह, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ बच्चे मेरे पास बैठे भी होंगे, वहां भी आपको पता चलेगा। बेनिफिट्स के दो मीनिंग्स होते हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू और डिक्रीज इन कॉस्ट। दो पॉइंट्स हैं, ये यूज होंगे, लिख लीजिए, काम की बात है। आज से बेनिफिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रॉफिट, आज से बेनिफिट्स के दो मतलब है, इंक्रीज इन रेवेन्यू और दूसरा मीनिंग क्या है बेटा? डिक्रीज इन कॉस्ट। बेटा स्कोप का मतलब क्या होता है? FAR 1 में जब स्टैंडर्ड पढ़ते थे तो बताता था कि स्कोप क्या होता है, कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो कहाँ अप्लाई होगा? इंटेंजिबल एसेट्स में, और कहाँ अप्लाई नहीं होगा? A से लेके F तक में। ये देखें, IS 38 नॉट एप्लीकेबल टू इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। IS 2 इज एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ इंटेंजिबल हमारी क्या बन गई? गुड्स बन गई, इन्वेंट्री बन गई। अब इंटेंजिबल में बताएं जरा, FR 1 में पूरी लिस्ट बताई थी कि ये आइटम इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। लिखें, शाबाश। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, कोई फार्मूला है, एटसेट्रा। और भी आएंगे लेकिन ये मेन है, फार्मूला, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अगर बेटा हम सॉफ्टवेयर बनाकर बेच रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बल्कि हमारी क्या है? गुड्स है।
ठीक है। गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंसेस इशू कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, गुड्स या सर्विसेज, और इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, IS 2। डेफर्ड टैक्स पप्पू टॉपिक है, पप्पू टॉपिक का मतलब जो टाइम लेगा। डेफर्ड टैक्स IS 12 सिखाऊंगा, अभी इस पे बात नहीं कर रहा। लीजिस बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, IFRS 16, ये भी FR2 में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एसेट IS 32 पढ़ाऊंगा, IFRS 10 पढ़ाऊंगा, 27, 28, यहाँ पर भी सारी कंसोलिडेशन का टॉपिक चलेगा। कौन सा टॉपिक, कंसोलिडेशन का। गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस, IFRS 3 कंसोलिडेशन में बताऊंगा। जब मैं किसी बिजनेस को अक्वायर करूंगा तो उस वक्त उसकी साख गुडविल को बाय करूंगा, ये क्या चीज़ होती है, ये भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, IFRS 15, ये भी FAR2 में डिस्कस करेंगे। ये सारे FAR2 के टॉपिक्स हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में हम क्या कहेंगे कि इस पर IS 38 अप्लाई नहीं होता, अभी इतना याद रखें। राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेस, manuscripts, patents and copyrights are within the scope of 38 and are excluded from the scope of IRS 16. IFRS 16 क्या है, लीजिस। 16 से कंफ्यूज नहीं होना कि ये IS 16 है, नहीं, ये क्या है, IFRS 16, और ये लीजिस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, लीजिस का टॉपिक है। डिस्कस करेंगे फाइनेंस लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, इंशाल्लाह सारी एरियाज डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखेंगे, इन आइटम पर 38 अप्लाई नहीं होता, किन आइटम पर 38 अप्लाई होता है, और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल क्या होते हैं, ये डेप्रिशिएबल भी हो सकते हैं और नॉन डेप्रिशिएबल भी, और इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन को क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन कहेंगे। इनकी लाइफ फिनिट भी हो सकती है और इनडेफिनिट भी हो सकती है। फिनिट लाइफ क्या होती है, इनडेफिनिट लाइफ क्या होती है, वक्त आने पर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। Definition: an intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. इसमें कितने की पॉइंट्स हैं, 3, शाबाश 3। एक क्या है, आइडेंटिफिएबल, दूसरा नॉन मॉनिटरी, और तीसरा विदाउट फिजिकल। तो लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, characteristics of intangible assets। नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफिएबल। लिखें जी पहला बुलेट, आइडेंटिफिएबल। नंबर 2 नॉन मॉनिटरी। नंबर 3 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब सुनिएगा भाई, सबसे पहले क्या डिस्कस करने लगा हूं, आइडेंटिफिएबल है या नहीं है। एन एसेट इज आइडेंटिफिएबल इफ इट ईदर, या ये हो जाए या ये हो जाए। ये हो गया फिर भी आइडेंटिफिएबल है, ये हो गया फिर भी आइडेंटिफिएबल है। इस सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब डिटैच किया जा सकता है, अलहदा किया जा सकता है, यानी अलहदा किसी दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसको किराए पर दिया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है, और इसको सेपरेटली ट्रांसफर। तो फिर कितने केस हुए, 4। नंबर 1 एक्सचेंज, रेंटेड, सोल्ड और ट्रांसफर्ड सेपरेटली। या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए, ये सारी कंडीशन नजर आएंगी आपको जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नजर आएंगी कि ये सेपरेटली एक्सचेंज हो सकता है, किराए पर दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और सेपरेटली किसी को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नॉन लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कह रहा है, अराइज हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या किसी लीगल राइट की वजह से, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल। ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ये पूरा एक पैराग्राफ है IS 38 का, उस वक्त बताऊंगा।
अभी जहन में रखें, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या किसी लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये अराइज हो रहा है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है ये भी आगे चल के आएगा। स्क्रीन बता रही है आइडेंटिफिएबल होगा, सेपरेबल हो, सेपरेबल है, इसकी कितनी कंडीशन है? पहला, शाबाश, या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आया है या किसी लीगल राइट की वजह से आया है। ट्रांसफर ना भी हो सके, देखें, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल। रूल्स आपने याद रखने, इंशाल्लाह पेपर आसान लगे ये, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरी जिम्मेदारी है। अब ध्यान से इसको पढ़ें। एक मिनट ठहरें जी, अभी नहीं, ठंडी करके खाते हैं, ठीक है। नॉन मॉनिटरी स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास जिंदगी में है क्या? नहीं, पैसा नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं वो क्या हैं? नॉन। अच्छे एहसासात है, आगे बढ़ने का जज्बा है और सोने का जनून है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन मॉनिटरी। कुछ तो अभी भी दिमाग सोए हुए में बैठे हुए कि बस इसे आंखें खुली नजर आए, बाकी उसने आगे कौन सा चेक करना है कि मैं जाग रहा हूं या हिम्मत करनी है। नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी क्या? जो पैसे में कन्वर्ट हो जाए। नॉन मॉनिटरी या जो रेडिली या क्विकली पैसे में कन्वर्ट ना हो सके, जिसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा करते थे। आज उसका नया नाम क्या होगा? मॉनिटरी एसेट। इसको फाइनेंशियल एसेट्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉनिटरी एसेट इज कैश, बैंक, डेट। आगे जाके और चीजें भी इसमें आ जाएंगी, परेशान नहीं होना। मॉनिटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड एंड assets to be received in fixed or determinable amount of money, for example cash and trade. Intangible asset must be a non monetary asset, यानी ना वो कैश है, ना वो बैंक है, ना वो डेटर है, ना वो कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ना वो कोई TDR है, टर्म डिपॉजिट रिसीट जिसे कहते हैं। इन तमाम चीजों के अलावा है। इसका मतलब ये कौन सा एसेट है? नॉन मॉनिटरी। आगे आ जाए, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट। ये जरा टेक्निकल है। एक बात याद रखिएगा, हम एक्सपर्ट ना नंबर्स की हैं बेटा। मैंने FR1 में भी आपको बताया था, लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल। हम इन 11 आइटम के एक्सपर्ट नहीं है। प्लांट इंपेयर हो गया, हमारी बला से हमें क्या पता कैसे इंपेयर होता है यार। इसकी रिकवरेबल अमाउंट, इसकी वैल्यू इन यूज, ये सारी हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन हम किसी भी नॉन करंट एसेट के एक्सपर्ट नहीं है। कार खराब हो जाए ना तो हम उस कार को सही नहीं कर सकते, चाहे हम किसी कंपनी के CFO हैं, हम टोयोटा के CEO हैं, हम होंडा के CEO हैं, लेकिन हम अगर एक कार खराब हो जाए तो ये नहीं बता सकते भाई इसमें खराबी क्या हुई है, तो फिर खाक हम CEO हैं। फिर हम क्या कहेंगे? भाई हम नंबर्स के एक्सपर्ट हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम कार के नीचे रख के उसके मैकेनिक चेंज कर रहे हो। अगर ये काम हो तो सैफू कैसे कार के नीचे जाएगा? क्योंकि नीचे जगह सिर्फ 2 फुट की होती है और माशाल्लाह यहाँ ऊंचाई कितनी हो चुकी है। इसलिए किसके एक्सपर्ट हो? और बोलो तो सही, नंबर्स के एक्सपर्ट हैं हम, किसी और एसेट की टेक्निकल इशू के एक्सपर्ट नहीं है। तो जब तुम टेंजिबल के एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम इनटेंजिबल के तो बिल्कुल ही नहीं हो। क्यों? टेंजिबल तो फिर नजर आ जाता है, बंदा फ्रिज को हिला देता है, कोई AC को झुला देता है। इनटेंजिबल ने तो हाथ में नजर ही नहीं आना। जब उसने नजर ही नहीं आना तो इसकी एक्सपर्टीज का लेवल तो PP वगैरह आइटम से भी ज्यादा होता है। तो हम एक्सपर्ट हैं नंबर्स के। हम टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट की जो टेक्निकल फीचर्स हैं उनके एक्सपर्ट नहीं है। आए जी, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट्स। सम इंटेंजिबल एसेट्स में बी कंटेन्ड इन और ऑन अ फिजिकल सब्सटेंस। कैसे? अपने क्या नाम था ओ भाई साइड पर, नाम क्या था? हाँ, अनस ने असले का लाइसेंस ले लिया। इस पूरे पंजाब में असला सप्लायर कौन है? अनस है, ठीक है। अब मुझे बताएं, इसे जो ये असला सप्लाई करने का लाइसेंस मिला, ये तो इस तरह के एक कागज पे नहीं होगा जिस पे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के साइन हुए भी होंगे। हंसते क्यों हो यार? भाई साहब कोर्स पूरा करना है तो हंसना नहीं है, कोर्स अगर पूरा करना है तो हंसना
नहीं है, वरना ढूंढते फिरोगे अंसारी किधर गया, बाद में तुम्हारा सारा R2 खराब होगा। ठीक है भाई, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, इजाजतनामा लिखा हुआ है। अनस को क्या इजाजत मिल गई, पूरे पंजाब की सीए की स्टूडेंट्स को असला ये सप्लाई करेगा। इस एक कागज पे लिखा हुआ है, इधर मरियम नवाज साहिबा के साइन है, नीचे राना सनाउल्लाह साहब के साइन है। ठीक है, अब ये पेपर इसके हाथ में है। अब ये पेपर एक फिजिकल, सॉरी नो लिख वालों, ये पेपर एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। इस पेपर पे साइन हुए में ना, तो इस लाइसेंस की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये कागज का जो टुकड़ा है वैल्यू इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन है, इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन है वैल्यू उसकी है। तो कभी आप कोई सॉफ्टवेयर ले लें तो वो किस पे इंस्टॉल करके देंगे, सीडी पर। अब सीडी की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो सीडी तो नॉर्मल 20, 25, 50, 100 रुपए में भी मिल जाती है। हो सकता है उस लाइसेंस की वैल्यू लाखों की हो। तो फिर याद रखिएगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती। स्क्रीन पर अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नजर भी आ रही हो तो उसके अंदर जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो राइट होता है, वो इंटेंजिबल एसेट होता है। वो सीडी या वो कागज का टुकड़ा इंटेंजिबल एसेट नहीं होता। कॉम्पैक्ट डिस्क इन द केस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन द केस ऑफ लाइसेंस और पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, आपको राइट दे दिया जाता है कि आप एज अ मोनोपोलिस्ट जो है इस आइटम को इतने अरसे तक इस ज्यूरिस्डिक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको पेटेंट कहते हैं। लिख लें, पेटेंट लिखना हो तो। वैसे बुक में मैंने सारे इंटेंजिबल एसेट डिफाइन किए हुए हैं, ना लिखें, आगे सारे लिखे हुए हैं, ऐसी टाइम वेस्ट होगा। In such cases, physical element of the asset is secondary to its intangible component, the knowledge embodied in it. उसके अंदर जो authenticity है वो intangible asset है। अब आ जाए जी इलस्ट्रेशन 2, अभी छोड़ें, ये सारे करवाऊंगा, थोड़ा सा और आपको पढ़ा दूं, फिर मैं आपको कहूंगा कि अब आप काम करें। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है जी, हेडिंग बनाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अभी इन सारी एग्जांपल्स पे आएंगे वापस इंशाल्लाह। जी भाई, इन FR1 में बताया था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, कब रिकॉर्ड करना है। क्या मतलब, कब रिकॉर्ड करना है। लिखें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कब रिकॉर्ड करना है। इंट्रो में सिर्फ अकाउंटिंग थी, FR1 में अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग दोनों थी। FR2 में सिर्फ रिपोर्टिंग है, यानी इटालियन की कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, सारे स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, और CFM में इंशाल्लाह इन्हीं स्टैंडर्ड्स की अपग्रेडेशन होती जाएगी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कब इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है। एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ। हीरो की क्लासेस आपने पढ़ी हैं और हीरो अक्सर कहता होगा इफ एंड ओनली इफ, ये लॉ की टर्म है। ये होगा तो रिकॉग्नाइज होगा, और अगर ये कंडीशन पूरी ना हुई तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। It is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity and the cost of the asset can be measured reliably। दो चीज़ें हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स एंटिटी की तरफ फ्लो करेंगे और कॉस्ट जो है वो रिलायबली मैयर हो सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो आपके पास राइट है कि आप इस इंटेंजिबल एसेट को क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। ये तो हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब आने लगा इनिशियल मेजरमेंट पे। जाओ इसके कजन PPIS 16 पर, किस पर, कॉस्ट पर। लिखें जी इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पर। अब आए जी, क्या करने लगा, अक्वायर करने लगा। किसको, इंटेंजिबल एसेट को।
इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर करने लगा हूं, बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट आने लगा है, अक्वायर्ड और सेपरेटली, फिर अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। याद करें जरा, थर्ड बुलेट FAR1 गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट दो तरह की थी, एक मॉनिटरी एक नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी में कैश या बैंक आया करता था, नॉन मॉनिटरी एसेट में आप पीस ऑफ लैंड, आप पीस ऑफ बिल्डिंग आया करता था। इसका मतलब ग्रांट के जरिए जहां PP आ सकता है वहां कोई इंटेंजिबल एसेट भी आ सकता है। ग्रांट में लाइसेंस मिल सकता है, ग्रांट में पेटेंट मिल सकता है आपको। आगे, इंटरनली जनरेटेड इंक्लूडिंग R&D कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर। खुद बनाएंगे हम क्या? इंटेंजिबल एसेट। FR1 में खुद बनाते थे तो कहते थे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। याद करो, क्वालिफाइंग एसेट। यहां इंटरनली जनरेटेड का वर्ड होगा। यहां ये नहीं कहना इंटेंजिबल एसेट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये नहीं कहना इंटेंजिबल एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरनली जनरेट हो रहा है। फिर एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक होता है एक्विजिशन, एक होता है मर्जर। यहां से बता रहा हूं, वैसे तो कंसोलिडेशन में सिखाऊंगा। एक होता है एक्विजिशन और एक होता है मर्जर। राइज लम्स को अक्वायर कर ले, लेवल है। ये सारी जेलसी है जो तुम्हारे चेहरों पे नजर आ रही है, ठीक है। राइज ने लम्स को अक्वायर कर लिया, ठीक है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का यार, मैंने कहा यार पंजाब यूनिवर्सिटी एक्वायर करनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने कहा सर हमारी थोड़ी सी इज्जत है। मैंने कहा चलो ऑक्सफोर्ड के पास जाता हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया। मैंने कहा यार एक्वायर करना, कहता है यार एक्वायर ना कर लो, मर्जर कर लो, ताकि हमारी मार्केट में थोड़ी सी इज्जत रह जाए। जब तुम छोटे छोटे होगे ना, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, न्यूली बॉर्न, उस वक्त पाकिस्तान में वॉल्स आया था। मैं यंग था, आप इन्फेंट थे। हाँ, मैं यंग था और आप इन्फेंट थे। ये 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान में वॉल्स आया था। उस वक्त पाकिस्तान में होता था पोल्का। क्या होता था? पोल्का। तो जब इसने वॉल्स ने आके पोल्का को अक्वायर किया ना, तो पोल्का वालों ने कहा यार हमारी इज्जत का सवाल है, सारी जिंदगी से हम पाकिस्तान में आइसक्रीम के पायनियर्स में रहे, तो ये ना कहो तुमने हमें अक्वायर कर लिया, ये शो करो हमारा और तुम्हारा मर्जर हो गया। फिर कई साल तक वॉल्स और पोल्का का स्टिकर एक ही लगा रहा। ये जितनी आइसक्रीम पे इस पर डबल स्टिकर हुआ करता था, वॉल्स एंड पोल्का। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक एक करके मुख्तलिफ ब्रांड से पोल्का का नाम पीछे करना शुरू किया और इज्जत दाराना तरीके से पोल्का मार्केट से आए। था वो एक्विजिशन ही, लेकिन रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए क्या शो किया गया? मर्जर। अब मुझे बताओ, जब मैं लम्स को अक्वायर करूंगा तो लम्स वाले क्या कहेंगे? यार हमारी इज्जत का ख्याल है, तो शुरू में क्या शो कर देते हैं? राइज एंड लम्स मर्जर। बाद में आहिस्ता आहिस्ता तुम हमारी सारी बिल्डिंग पे क्या लगा देना? राइज लगा देना। और जान गए लेवल है, आ जाओ। तो मेरा चांद आया हो, आ गया नहीं, आगे जगह नहीं है, पीछे ही बैठ जाए जरा जी, बैठ जाए। ये नहीं, वो फूलनगर के शहजादे हैं सर, रमजान में इन्हें कैद किया हुआ है। आगे चलो, आगे आओ, इंसान बनो। अब मैं हर तरीके से तुम्हें क्या अक्वायर करना सिखाऊंगा? इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले कहां जाऊंगा? मंडी। किसकी मंडी? इंटेंजिबल एसेट की मंडी। क्या खरीद के लाऊंगा? इंटेंजिबल। क्या देकर आऊंगा? या कैश दूंगा, या बैंक दूंगा, या उधार करूंगा। या कैश दूंगा, या बैंक दूंगा, या उधार करूंगा। आओ जी, इंटेंजिबल एसेट क्या करने लगा? या क्या करने लगा? पैराग्राफ कौन से हैं? 25 से 32। चलो जी जरा याद करो। पहले इंट्रो में ये सारा पेज पढ़ा था, फिर FAR1 में ये पेज पढ़ा, अब माशाल्लाह FAR2 में पढ़ रहे हैं, फिर कहाँ पढ़ेंगे? CFAB में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। परचेज प्राइस लेस, पढ़ो। जो मुख्तलिफ किस्म के कोई सॉफ्टवेयर होंगे, वो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी होगी। वैसे इंपोर्ट ड्यूटी का एलिमेंट इंटेंजिबल एसेट्स में कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है भाई।
कोई फार्मूला अगर आपने बाहर से खरीदा है तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का एलिमेंट आ सकता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी होगी तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जनरल ओवरहेड कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीडिप्लॉइंग द एसेट, एक जगह से एसेट्स को क्या करना, निकालना, हटाना और किसी दूसरी जगह उसे दोबारा इंप्लीमेंट करना, इसे कहते हैं रीडिप्लॉय करना। क्या करना, रीडिप्लॉय करना। अब मेरे दोस्तों याद करें डेप्रिसिएशन, एक थी डेप्रिसिएशन की कमेंसमेंट, एक थी उसकी सस्पेंशन और एक थी उसकी सीजिंग। बोरिंग कॉस्ट की, कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन को कब स्टॉप करना है हमने IS 16 में पढ़ा था, जब वो अपनी वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाए या अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट स्टॉप व्हेन इंटेंजिबल एसेट इज इन वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन। अब आए भाई, पिछली चीज़ों की कैलकुलेशन नहीं करवा रहे, ये बार बार हम इंट्रो में करते रहे हैं, FR1 में करते रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हम एसेट की कॉस्ट को डिटरमिन कर लेंगे। R2 के लेवल पे इस पे 10-15 मिनट लगाने का जो डिसीजन है वो रैशनल नहीं होगा। जी भाई, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, पहले हेडिंग बनाएं, क्रेडिट टर्म्स क्या होती हैं। क्रेडिट टर्म्स, जी मेरे बच्चों, इंट्रो में कुछ याद है क्या लिखा करते थे, 5/15 N/40, कुछ भी लिख दें, इसे क्या कहते थे, क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते थे, क्रेडिट टर्म्स। लिखें जी क्रेडिट टर्म्स। और ये आमतौर पे टाइम पीरियड कितना होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स मैक्सिमम इतना होता है, इससे ज्यादा तो इसे कहते हैं नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते हैं, तो लिख लें ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हैं, ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हैं। ये क्या है, ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हैं। अब मैं फूलनगर वाले के पास चला गया और मैंने जाके हमजा को कहा, हमजा यार मुझे ना एक पेटेंट लेना है, कॉपीराइट लेना है, कोई सॉफ्टवेयर लेना है, कोई लाइसेंस लेना है। इसने कहा ले ले यार। मैंने कहा क्रेडिट टर्म्स क्या है, कहता है ये है क्रेडिट टर्म्स। मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, अभी तो मैंने LED लगवाई है, तो मैं तुझे पैसे दूंगा 2 साल में, मैं पैसे दूंगा 2 साल में। इसने कहा उठ शब्द। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, अगर तुम नहीं दे सकते इन टर्म्स पे तो तुम मुझसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मैं तुम्हारे पैसे रोक रहा हूं ना, तुम्हारे पैसे डिले करके दूंगा, तो तुम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दो, लेकिन इसका इंसल्ट करके तो ना मुझे भेजो ना। उसने कहा बैठ जा, बैठ गया। अब मेरी इससे डील शुरू हो रही है, कहता है कितने साल में देगा, मैंने कहा 3 साल में दूंगा। कितने साल में, 3 साल में। अब जब मैं 3 साल के लिए इसकी पेमेंट को डिले करूंगा तो ये इस पर मुझसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। याद करो इंट्रो में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती थी और कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, और एग्जांपल यही दी थी कि मैं किस्तों पे चीजें लूंगा कई साल के लिए और फिर पार्टी को मैं साथ क्या पे कर रहूंगा, इंटरेस्ट। अब हमजा मुझसे 2 बेनिफिट्स कमाएगा, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाएगा, एक इंटरेस्ट इनकम कमाएगा। क्या बोला, हमजा से खरीदने चला गया रब्बास, रब्बास को ये दे रहा है सॉफ्टवेयर 200 रुपए का, और ये कैश पे खरीद रहा है या नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे खरीद रहा है। मुझे हमजा चार्ज कर रहा है 300, कितने चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है हमजा 200 का रब्बास को बेच रहा है, हमजा को 180 कॉस्ट आई, तो इसने रब्बास से कितना कमाया, 20 कमाया।
मुझे कितने का बेचा, 300 का। कॉस्ट तो अभी भी 180 आई। मुझसे कितना कमाया, 120। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना कमाया, 20 का। इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई जी, 100 की। रब्बास से सिर्फ 20 क्यों कमाया, क्योंकि नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे दिया। और मुझसे 120 क्यों कमाया, क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स पे दिया। किस पे, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। ये है ट्रेडिंग प्रॉफिट और ये है इंटरेस्ट इनकम। अब आए, इफ पेमेंट फॉर एन इंटेंजिबल एसेट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, इट्स कॉस्ट is the cash price equivalent. इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, प्राइस विद डेफर्ड पेमेंट्स मैंने कितने में लिया, 300 में, माइनस प्राइस विद नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स कितना जी, 300 माइनस 200, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई, 100। कितनी कमाई, 100। और ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना कमाया, 200 माइनस 180। टोटल कितना कमाया, 100 भी कमाया और 20 भी। अभी हम क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और फूलनगर के लिए ये क्या है, इंटरेस्ट इनकम। मैंने कितना दिया भाई, कितना दिया, 300। यहां फिगर पे, अब इधर आ जाए, मैंने कितना दिया, 1 लाख। आम तौर पे कितने में मिलता है, 85,000 में। तो मैंने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर किया, 15,000। ये मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और हमजा के लिए इंटरेस्ट इनकम है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम है, ये भी इनकम इसकी है। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो भी इनकम इसकी है। इसकी दो इनकम है, इसकी दो इनकम है। एक वो जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म से है और एक वो जो बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स है। जो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में है इसमें मार्जिन कम होगा और दूसरा मार्जिन कौन सा होगा, इंटरेस्ट इनकम का। आ जाए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। बायर के हिसाब से देख रहा हूं या सेलर के हिसाब से, बायर के हिसाब से। तो इंटरेस्ट मेरा क्या बना, एक्सपेंस बना। अब जाओ IAS 23 में, चले गए, या तो इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करूंगा या कैपिटलाइज करूंगा। अगर 23 की कंडीशन मीट हो गई तो कैपिटलाइज होगा, और अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो एक्सपेंस आउट होगा। कब एक्सपेंस आउट होगा, बिफोर द कमेंसमेंट डेट, आफ्टर द सीजिंग डेट। ये जो पीरियड होता है ये जीपी में से माइनस होता है। फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टिल द सीजिंग डेट, इसमें जितना इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा। अगर रूटीन सस्पेंशन हुई तो कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी, अनरूटीन हुई तो कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी। यही याद है सारी चीजें। अब एक एग्जाम फोकस पॉइंट ध्यान में बना लो, सारा इंट्रो तुम्हारे सिलेबस में है, सारा R1 तुम्हारे सिलेबस में है। ये क्या कह रहे हैं अंसारी, हाँ कैसे, पिछले अटेम्प्ट में इंटेंजिबल में जो नोट आया उसमें A पार्ट इंटेंजिबल नोट का था और B पार्ट करेक्शन ऑफ एरर नोट था। तो फिर आज से ध्यान में क्या रखो, पहले मैं कहता था इंट्रो सारे का सारा C है, अब इंट्रो प्लस FR1 सारे का सारा FR2 है। इसलिए FR2 में ये नहीं कहना यार ये क्या चीज आ गई। हाँ, ये एग्जामिनर कहता है कि ये नहीं होगा कि 18 नंबर का कैश फ्लो का क्वेश्चन आ जाए, 16 नंबर का बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं होगा। लेकिन पिछले सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, वो एग्जाम में किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं। आगे चले, जी मेरे भाई करें जी एग्जाम्पल सॉल्व, निकालें रजिस्टर, ओपन करें रजिस्टर। बहुत ऐश हो गई सुबह से, कल बुक के बगैर कोई ना आए क्लास में, ठीक है। पहले डोर पर बुक चेक होगी फिर आप क्लास में आएंगे, ध्यान में रखिएगा। लेट नहीं आना बेटा कल से, प्लीज टाइम पे आना। जी भाई, इंट्रो पढ़ा था मेरे साथ,
हाय हाय हाय, इंट्रो सारे का सारा सी है मेरे चंदा मेरे लाल। अच्छा भाई, किसी भी बच्चे ने मेरे साथ इंट्रो नहीं पढ़ा, मेरे साथ FR1 नहीं पढ़ा, और मैं कोई ऐसी बात लिखूं कि ये इंट्रो में पढ़ा था, आपने फौरन कहना सर जी काइंडली मेहरबानी आपकी, ठीक है, ग्रेवी दे दें जरा। इसको पढ़ने का तरीका देखो बेटा, 5% मुझे डिस्काउंट मिलेगी अगर मैं 15 दिन में पैसे दे दूंगा। 15 दिन के बाद मुझे पैसे देने तो पड़ेंगे लेकिन मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, और 40 दिन के अंदर इन एनी केस मैंने पैसे जरूर देने हैं। दोबारा पढ़ता हूं, 5% मुझे डिस्काउंट मिलेगी अगर मैं 15 दिन में पैसे दे दूंगा। 15 दिन के बाद पैसे दूंगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगी, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे जरूर देने हैं। बेटा इस तरह लिखने को कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते हैं? उर्दू में लिख ले, उर्दू में लिख ले। मुझे रोक देना बिल्कुल इजी होके कि सर ये बात हमें नहीं पता, ये आप बता के फिर आगे जाए। 5% डिस्काउंट मिलेगी, 5% डिस्काउंट मिलेगी अगर 15 दिन में पे करूंगा। 5% डिस्काउंट मिलेगी अगर 15 दिन में पे करूंगा। 15 दिन के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगी, 15 दिन के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगी, और 40 दिन में, और बोलें 40 दिन में इन एनी केस पे करना पड़ेगा। यहां तक ओके हो गया? अब लिखें कुछ कॉस्ट ऐसी हैं, उर्दू में लिखें कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनको IS 38, जिनको बोलिए IS 38 एक्सप्लिसिटली, जिनको IS 38 एक्सप्लिसिटली डिसअलाउ करता है एसिड की कॉस्ट में, एसिड की कॉस्ट में शामिल करने के लिए, एसिड की कॉस्ट में बोलिए शामिल करने के लिए। नंबर 1 स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। इसकी बुनियादी रीजन लिख लें, इसकी बुनियादी रीजन, बुनियादी वजह कह दें जाए, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम स्टाफ को, कि हम स्टाफ को एक लॉन्गर पीरियड के लिए, एक लॉन्गर पीरियड के लिए अपने पास रोक नहीं सकते। इसका मतलब बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब बोलिए बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। और हमने इंटेंजिबल एसेट के लिए कहा था कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? बिजनेस के पास। तो फिर स्टाफ ट्रेनिंग में पैसा तो लगता है, नॉन मॉनिटरी भी है, लेकिन क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तो ये इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड भी नहीं हो सकता। आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। ICAP की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ICAP की बुक में जितनी चीज़ें वो अल्हम्दुलिल्लाह राइस की बुक में मौजूद हैं, तो आपने ICAP की बुक नहीं खरीदनी। मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करूँगा।
जब मैं एक चैप्टर करवा दिया करूंगा या 2-3 चैप्टर करवा दिया करूंगा, मैं खुद आपको कहूंगा जाएं आई कैप की बुक सॉफ्ट में ओपन करें और कोई हेडिंग कोई एग्जाम्पल ढूंढें जो मैंने आपको क्लास में नहीं करवाई, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो पब्लिश्ड बुक है उसका ईच एंड एवरी पेज जो है वो सर अंसारी ने क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो बुक नहीं लेनी आपने। Atik Limited acquires new technology that will significantly reduce its energy cost। अब बताएं जी एसेट की डेफिनेशन क्या है? या तो वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगा या वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। तो ये किसको रिड्यूस कर रहा है? कॉस्ट को। इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट है। अब देखना है IS 38 के अकॉर्डिंगली इसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है। कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कितनी? 15 लाख। ट्रेड डिस्काउंट क्या करूं? लेस करूं, शाबाश। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या करूं? इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है बेटा? लेस फ्रॉम, बोले भाई, लेस फ्रॉम GP हो गया। लॉसेस इनकर्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। जी भाई, ऑपरेटिंग लॉसेस को एसेट की कॉस्ट में कभी ऐड नहीं करते, क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ये टेस्टिंग कॉस्ट हमेशा ऐड होगी। प्लस माइनस इग्नोर प्लस इग्नोर, बताएं जी कॉस्ट जी 13,20,000। अब हमने इंट्रो रेफर 1 की तरह ध्यान में रखना है कौन कौन सी आइटम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी और कौन कौन सी आइटम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। रजिस्टर पे सॉल्यूशन बना लें इसका, रजिस्टर पे सॉल्यूशन बना लें। रजिस्टर को लिखने के लिए इस्तेमाल करें बेटा, वापस ले जाने के लिए नहीं, शाबाश। पंद्रह लाख में से 2 लाख माइनस कीजिए और 20,000 ऐड कीजिए, शाबाश। अभी पिछली एग्जांपल पे वापस जाऊंगा, आगे आ जाए। अ कंपनी एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, क्या खरीदा है? टेंजिबल है, नॉन टेंजिबल? इंटेंजिबल है। आगे आ जाए। विद द फॉलोइंग डिटेल, परचेज प्राइस कितनी है? 1,15,000 इंक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस 15%। कौन से टैक्सेस? क्या रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। उसने शामिल किया हुआ है, क्या करूंगा? बाहर करूंगा। याद करें FAR 1 ऑर्चिड लिमिटेड। ऑर्चिड लिमिटेड में एक एसेट खरीदा हुआ था, 20,000 उसकी कॉस्ट थी, उसमें लिखा हुआ था इंक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस ऑफ 3,000। हमने 20,000 में से वो 3,000 माइनस किए थे। 500 रुपये एक कॉस्ट थी, 250 एक और कॉस्ट थी, 17,750 उस एसेट की कॉस्ट बनी थी। वहाँ और यहाँ फ़र्क क्या है? वहाँ रिफंडेबल टैक्सेस एब्सोल्यूट अमाउंट में थे, यहाँ रिफंडेबल टैक्सेस एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं है। किस में है? परसेंटेज में। कितना? 15%। परचेज प्राइस कितनी बनी? 100। परचेज प्राइस 100, उसमें कितना ऐड हुआ? 15। कितना बना? 115। जहाँ खड़े हो, जहाँ जाना है करो।
इंशाल्लाह नई बातें नहीं आएंगी R2 में, मेरे अल्लाह ने चाहता इंशाल्लाह। बताएं जी, सब बच्चे कैलकुलेट कर दें, मुझे इसको बाहर निकालना है, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड हुआ हुआ। याद करो इंट्रो और FR1 में ऐसे ही चला करते थे, 1 रुपये होता था, 1% होती थी। इधर परचेज प्राइस है, ये रिफंडेबल टैक्सेस, इसमें क्या हुआ है बेटा, ऐड हुआ है। ग्रॉस वैल्यू बनी हुई है इसकी, परचेज प्राइस 100 है, ये 15 है, ये 115 है। अब 115 किसके बराबर है, 115500। ओके, इसे बाहर निकालना है तो क्या करूंगा, 115 बराबर 1,15,500 के, एक बराबर 1,15,500 डिवाइडेड बाय 115, जाना है मुझे 100 पे, 1,15,500 डिवाइडेड बाय 115 ज़रब 100, आंसर 100,435, 100,435। अब लगाएं इसका 15%, अब लगाएं इसका 15%, 15065 जमा करें, यही फिगर आती है भाई, आती है। अब अगर आप इस फिगर का 15% ले लेते हो तो इसका मतलब आपका इंट्रो वीक है। इसका अगर 15% ले लेते तो क्या वीक है, इंट्रो वीक है, और इंट्रो वीक है तो काम नहीं चल सकेगा। किसी बच्चे का इंट्रो वीक है तो क्लास के बाद दोबारा बताए सर जी इंट्रो वीक है, क्योंकि फिर इंट्रो ने R2 में वही जोर लगाना है जो इंट्रो ने FR1 बनाने में जोर लगाया था। इसलिए प्लीज अपना इंट्रो FR1 पकड़ के रखें, R2 में कुछ भी नहीं है। अब ये ना कहना फीस ना लो, कुछ नहीं है तो हाँ, इंट्रो और R1 अगर मजबूत है तो R2 आपका आराम से तैयार होगा सकून.com में, रिलैक्स.com में, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहता। ठीक है, ओके हो गया। अब आए जी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को क्या करूं, सर इग्नोर मारें जी भाई, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ऐड करेंगे जिसे असेंबलिंग कॉस्ट कहते थे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहते थे। सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की जो कॉस्ट है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, तो ये फिगर नहीं है, इसकी जगह क्या फिगर है, लिखवाएं जी 100,435, और ये कितनी है 0, क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ने कहाँ जाना है, लेस फ्रॉम जीपी। कहीं ये पॉइंट FR1 में सिखाया। अच्छा यार ये ना माइंड करना यार, बार बार FR1 में क्यों जाते हो भाई, जाऊंगा तो आपको पिछली बातें याद करवाऊंगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। याद है एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन किया था, एक बॉटलिंग प्लांट का क्वेश्चन किया था, उसमें स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट थी और हमने कहा था स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट तो जीपी में से माइनस होगी, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, इसलिए इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट 5,000 की ऐड हो जाएगी। टोटल कर दीजिए 105,435, कॉपी कीजिए प्लीज। बास उड़ा लो हमारा मजाक, जिस दिन हम सुबह को ना पहुंच सके ना, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसका अलार्म नहीं बजा था। नहीं, इस टाइम मेड के लिए डोर ओपन करना होता है, क्योंकि मैडम क्या कैसे होती है, मेड आएगी तो दरवाज़ा खोल देना। सर ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं, आपको क्या पता, आप सारी बातें आउट करवाए जा रहे हैं, सारी बातें आउट। 8 बज गए हैं ना, हाँ ये मेड का टाइम है हमारे घर में।
सर बस आज मैंने उसे चाबी दे दी थी, मैंने बहन खुद ही आ जाना, आपकी मेहरबानी, क्योंकि मैं खुद ड्यूटी पे जा रहा हूँ, बात सारी बातें पूछे जा रहा है। कल तो इसलिए क्लास है जी मेरे बच्चों, थोड़ी सी हया कर लेते हैं, थोड़ी सी इंसान को शर्म होती है। चलो बच्चों, एग्जाम्पल 5 हमारी बुक के पेज नंबर 6 पे है, देखें भाई। अब हम बाय पार्ट्स इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इंशाल्लाह, चेक कीजिए, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से बेटा। ध्यान से देखें। जी भाई, क्या नई बात है? कहते हैं 1 जनवरी 2019 को QL entered into an agreement to replace its existing ERP software at a cost of ₹360 million। कब हम एंटर हुए एग्रीमेंट में? 1/1/19 को। कॉस्ट कितनी है? According to the agreement, 40% payment was made on signing of the contract, while remaining amount was paid on 31/5/19। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1/1/19। 1/1/19। पहली पेमेंट कब की जी? 1/1/19। कितने परसेंट? 60% रिमेनिंग हो गई, वो कब पे की? 31/5/19। The entire cost of the project was financed through a specific loan from MCB at a markup of 15% per annum. The software became operational on 1/11/2019। एसेट क्या क्वालिफाइंग टाइप का है? चेक करके बताएं, आराम से, रिलैक्स होके। है? कब शुरू हुआ बनना? कब कंप्लीट हुआ? 1/11/19 बोलूं या 31/10/19? 31/10/19। कितने महीने बने? 10 महीने बने। कमेंसमेंट डेट बताएं। 1/1/19। सीजिंग डेट? कौन सा लोन है? स्पेसिफिक लोन है तो क्या कहा करते थे? कमेंसमेंट डेट से लेके सीजिंग डेट तक का जितना इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो, और इसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो जीपी में से एक्सपेंस आउट कर दो। क्या कहता है? कैलकुलेट कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स एज, हेडिंग बनाएं, कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट। एसेट का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर।
परचेज प्राइस कितनी है भाई? भाई कितनी है? याद है परचेज प्राइस में हम कहते थे पेमेंट्स सारी जमा कर दो, पेमेंट सारी जमा कर दो। तो कितनी पेमेंट्स है? 2 है, एक 40% है और एक, तो तोड़ के लिखने की क्या जरूरत है, टोटल ही लिख देता हूं। कितना लिख दूं? 360। अब इसमें क्या ऐड करूं? इंटरेस्ट। एड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। क्या बोलूंगा? एड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बताएं जी कितना लोन लिया? लिखा हुआ है, ये देखें, द एंटायर कॉस्ट। एंटायर कॉस्ट का मतलब जितनी आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो कितनी है? 3। किस रेट पर? 15%। कमेंसमेंट डेट बताएं, सीजिंग डेट बताएं, कैपिटलाइजेशन पीरियड बताएं। 10/, मेरे साथ है ना, मैं अकेला तो नहीं हूं। 10/12 बोले 40 जमा कर दे 40। ये कब कॉस्ट बनी? कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जब स्पेसिफिक लोन है। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कौन सा लोन है? स्पेसिफिक। कॉपी करें, फिर इसको जनरल से भी सॉल्व कर देते हैं। वो जनरल में होता था, कब निकाला, कितना निकाला, किस रेट पर निकाला, कब तक के लिए निकाला। इसलिए तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर जनरल से करूंगा। स्पेसिफिक के लिए ये मैटर नहीं करता, जब लिया उसके लिए है, पेमेंट जब मर्जी करें। जितना इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइजेशन पीरियड का एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रिवाइज करते जाना, इंशाल्लाह पिछला भी रिवाइज करेंगे, आगे भी चलेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जरा जनरल बोरिंग से सॉल्व करके दें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, फिर छुट्टी दूंगा आपको। 5 मिनट दे रहा हूं, जरा जनरल बोरिंग से सॉल्व करके दें। जनरल बोरिंग से मुझे सॉल्व कर दें। आओ बच्चों, एक्सक्यूज मी, ये हमने स्पेसिफिक बोरिंग से किया। अब इसको कर देते हैं किसके साथ? जनरल के साथ। दूध वाला आता। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अपने पार्टनर के काम कर दूं छुट्टियों के दौरान। ये मेरे लिए इज्जत का मुकाम है। बस उसे कुछ भी समझ लें आप सर, लेकिन ये सारे काम करने पड़ते हैं छुट्टियों में। आओ भाई, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना? 360। अब करना है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटल। जी भाई, 4 जुमले थे FR1 में, हर टीचर करवाता है। कितनी अमाउंट निकाली, कब निकाली, कब तक के लिए निकाली, किस रेट पर निकाली। जब बोरिंग है ही एक और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसको जनरल बोरिंग समझ लूं, तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पहली इंस्टॉलमेंट कब गई? 1/1/19 को। और सीजिंग डेट क्या है? 30/11, 30/10/19। कितनी अमाउंट थी? 360 का 40% अमाउंट आ जाएगी, इंटू 15% इंटू, काउंट करें, 10/12। 10/12 कितना बना? 18, एग्जैक्ट 18। दोबारा आ जाए,
360 का कितने परसेंट इंटू 15%। कब निकाला? 1/6/19। कब तक के लिए? 30/11/19। 30/10/19 काउंट करें। 6 7 9 10 5/12 5/12 बोलिए 13 पॉइंट जमा कर दीजिए 3 1.5। इधर ये कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, उधर ये कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ओके हो गया। जी बच्चों ध्यान से एग्जांपल गो थ्रू टीचर प्लीज। ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के जहन में आपके कोई पॉइंट आता हो। इजी होकर पढ़ें, रिलैक्स। कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 क्यूएल acquired a license for 600 million। कितने का लिया? कब लिया? क्यूएल मेड एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 million। इनिशियल पेमेंट का मतलब डाउन पेमेंट, याद करें इंट्रो। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट का मतलब आज ही दिया, आज ही दिया। अब जाएं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में, चले गए। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में एक मेजरमेंट डेट हुआ करती थी। मेजरमेंट डेट वो डेट होती थी जिस दिन हमने इम्पेयरमेंट चेक करनी होती थी, ठीक है। आज इंटेंजिबल एसेट को खरीदना हो तो कौन सी डेट मैटर करेगी? एक्विजिशन डेट। कौन सी डेट? एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट क्या है? 1/1/19। 1/1/19 को जो इनिशियल पेमेंट की, तो इसका मतलब ये 1/1/19 को की, ये आज की, ये आज की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में आज का मतलब आज, टी नॉट, क्या? टी नॉट, ईयर जीरो। आगे एंड रिमेनिंग 600 में से 100 गए तो बाकी बचे 500, ये 500 है। विल बी पेड इन, 500 को 2 से डिवाइड करें, 250 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 1/1/20 एंड 1/1/21। तो 1/1/19 क्या बना? T0। 1/1/20 T1, 1/1/21 T2। क्लियर हो गया? T0 में कितने पैसे? 100। T1 में 250। T2 में 250। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अब मुझे बताइए नॉर्मल क्रेडिट टर्म है या एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स? कैसे पता चला? आसान रूल सुन लो। अगर साल से नीचे हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करेंगे। साल या साल से ज़्यादा हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। 1 साल से कम हुआ तो नॉर्मल क्रेडिट टर्म समझेंगे। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हुआ तो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म समझेंगे। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। इन होल सीए, इन होल सीए, क्या कहा? इन होल सीए, पूरे सीए में इफ पेमेंट इज विद इन 1 ईयर, लेस देन कर लें, इफ पेमेंट इज इन लेस देन 1 ईयर, if payment is
इन बोले लेस देन 1 ईयर it will be normal credit terms. It will be बोलिए normal credit terms and time value of money will be ignored and time value of money will be ignored. time value of money को ignore कर देंगे. If payment is in 1 year, if payment is in 1 year, it will be extended credit terms. It will be बोलिए extended credit terms. Time value will be considered. लिख लिया भाई. अब लिखें cost of asset in case of extended credit terms. क्या बोला? Cost of asset in case of extended credit terms. Cost of asset in case of extended credit terms. लिखिए बेटा फार्मूला. Cost of asset is equal to cost of asset is equal to present value of future बल्कि इस तरह लिखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स. क्या कहा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स. रिक्वायरमेंट पढ़े बेटा. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लाइसेंस. एसेट की कॉस्ट पूछ रहा है. नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हैं या एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स? एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स. क्या कैलकुलेट करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स. कितनी पेमेंट्स की? 3. पहली 100, दूसरी, तीसरी. पहली कब की? दूसरी कब की? तीसरी कब की? क्या लिखूंगा? T0, T1, T2. T0 क्या है? 1/1/19. T1 क्या है? हाँ, इसे लिखोगे 31/12/19. याद करो क्यों है. साल के पहले दिन को अज्यूम करोगे पिछले साल का आखिरी दिन. ये क्या है? 31/12/20. इसका दूसरा नाम क्या है? 1/1/20. इसका दूसरा नाम 1/1/21. कैश आउटफ्लोस. लिखें भाई. मुस्कुराते हो, हंसते हो, हंसते हो. कितनी पेमेंट? 100. T1 में कितनी पेमेंट की? 250. T2 में 250. डिस्काउंट फैक्टर कितने पर लूंगा? 10% पर. T0 का 1. डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला याद है? 1 + r⁻⁻n. यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, पहली क्लास है ताकि कंफ्यूज ना हो. -n 1 + 0.1 फार्मूला तो इधर भी यही रहेगा, लेकिन अब 1 + 0.1 (-1) 1 + r⁻⁻n 1 + 0.1 (-2). प्रेजेंट वैल्यू ये बना
1, ये बना 0.909, ये बना 0.826। करें जी 100, ये कितना 2 7 पॉइंट, छोड़ दें आगे 207 कर दीजिए। इन तीनों को जमा कर दें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट बोलें जी 534। लो भाई, ये वो वैल्यू है जिससे हम एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और एंट्री पास करेंगे। एसेट डेबिट, बैंक या कैश, क्रेडिट या अकाउंट पेएबल क्रेडिट। क्या किया आज हमने? सेपरेटली एक्वायर कर रहे हैं एसेट को। कभी स्ट्रेट अवे बाय किया, कभी बोरिंग करके बाय किया, कभी बोरिंग स्पेसिफिक है, कभी बोरिंग जनरल है, कभी इंस्टॉलमेंट पे किया और कभी एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स पर पे किया। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।